प्यारे बच्चों, मैं संदीप साहरण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के अनुरोध के उपरांत जो मेरे टॉपिक हैं मैं हिंदी मीडियम में भी लेके आया हूं और मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश मीडियम में भी हैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों इसका बेनिफिट ले सकें और किसी का कुछ भला हो जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शुरू किया है। इस टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, परीक्षा के हिसाब से देखें और कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या, ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से किस प्रकार भिन्न है, इसका सिद्धांत क्या होगा, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा और इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लेके चलेंगे। ये हमारा एक डायग्राम है सिंपल। ये जो लेंस है इसको हम अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। अभिदर्शक लेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इस लेंस की ओर वस्तु है। ये वस्तु हमारी ए बी है। इस चित्र को पहले ऐसे समझेंगे हम कि हमने एक नेत्रिका अभिदर्शक लेंस और एक नेत्रिका लेंस, दो लेंस। जो आंख की तरफ लेंस होगा उसको हम नेत्रिका लेंस कहेंगे, जो वस्तु की ओर लेंस होता है उसको हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। हमने एक निश्चित आकार की वस्तु ए बी, जो बहुत छोटी वस्तु है, ये ए बी वस्तु है। तो हम क्या होता है कि जब इस वस्तु से जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो इसके मुख्य फोकस से गुजर जाएगी सीधी, और जो प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक के अंदर ओ से गुजरेगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों काटें वहां पर प्रतिबिंब मिलेगा ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब है जो वास्तविक है, उल्टा है और इससे बड़े आकार का है। अब हम क्या करते हैं कि समायोजन किया जाता है इसमें। जब समायोजन करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो समायोजन किया जाता है दंड चक्कर प्रक्रम के द्वारा। दंड चक्कर प्रक्रम क्या होता है, जैसे आपने फोटोग्राफर को देखा हो कभी कि वो लेंस को ऐसे घुमाएगा रोटेटरी मोशन में और उसका लेंस आगे पीछे मूवमेंट करेगा। यानी जब ऐसे रोटेट करेगा तो उसका जो लेंस है वो टू एंड फ्रो यानी ट्रांसलेटरी रेखीय गति करता है, तो उसको हम दंड चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दंड चक्रीय प्रक्रम की विधि से इस अभिदर्शक लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि ए बी का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ये नेत्रिका लेंस है जो ज्यादा फोकस का होता है, इसके प्रकाशिक के अंदर ओ डैश और इसकी मुख्य फोकस एफ ई के बीच में ये आनी चाहिए। जब ये वस्तु जो ये हमारा पहले लेंस का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, जब इन दो बिंदुओं के बीच में बनेगा तो क्या होगा, यहां से जो प्रकाश की किरण जाएगी ये इसके मुख्य फोकस से गुजरेगी और जो प्रकाशिक के अंदर से जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो आंख है उसकी तरफ हम देखें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और भविष्य में आगे जाके ये कहीं मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि इनके बीच में दूरी बढ़ती जाती है, गैप बढ़ता गया। तो हम इसको विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं तो जहां पर ये दोनों रेखाएं काट दें हमारा अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ये अंतिम प्रतिबिंब है। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसमें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है हमारा, मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको। क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ए डैश बी डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश, अंतिम प्रतिबिंब जिसका नाम दिया हमने अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, इसकी स्थिति पूछी जाती है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। कैसे पूछी जाए, नंबर एक, ए बी के सापेक्ष, ए बी के सापेक्ष, अगर ए बी के सापेक्ष पूछे तो ध्यान देना है ए बी वस्तु ये है, इससे उल्टी है ये, तो एक तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा इसका प्रतिबिंब तो वो था ये नहीं तो काल्पनिक होगा, और बहुत बड़ा है और बड़ा है। ध्यान देना है, अभी तक आपने पहले जब भी पढ़ा होगा तो यहाँ वहां सामान्य रूप से छोटी कक्षाओं में भी टीचर आपको इस तरीके से बताते हैं कि वास्तविक होता है वो उल्टा होता है और काल्पनिक होता है वो सीधा होता है। यहाँ अलग चीज आ जाती है। अगर वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो उल्टा है और काल्पनिक है,
तथा बड़ा है। दूसरी क्वेश्चन यहां ये बन सकता है नंबर 2 पे कि ए डैश बी डैश के सापेक्ष, ए डैश बी डैश के सापेक्ष, यानी इस को वस्तु मान लिया, इसके सापेक्ष इसका की स्थिति कैसी होगी। तो देखो ये भी नीचे है, ये भी नीचे, तो सीधा है, काल्पनिक है, सीधा है, काल्पनिक और बड़ा है। ये आपको ध्यान रखनी है बातें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये वाला भाग तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति कैसी होगी, उल्टा और काल्पनिक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमने जब ये इस तरीके से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया, हमने आवर्धित प्रतिबिंब है, तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को मैंने यहां लिख दिया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जिसका उपयोग बहुत छोटे आकार की वस्तुओं को आवर्धित करके देखने में प्रयुक्त की जाती है। यानी जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी वस्तुएं होती हैं जो साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ी करके नहीं दिखाई जाती या इतना ज्यादा आवर्धित नहीं कर पाते, तो वहां हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कि जिसमें दो आपके कॉन्वेक्स लेंस हैं, जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। एक लेंस छोटा है, यानी जिसका मुख्य फोकस छोटा है वो आपका अभिदर्शक है, और जिसका फोकस जो बड़ा होता है वो आपका नेत्रिका लेंस है। और जो वस्तु की ओर जो लेंस होगा, मैंने यहां लिख दिया, जो लेंस वस्तु की ओर है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जो मानव आंख की ओर होता है उसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। यानी अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की ओर हो और नेत्रिका लेंस जो मानव आंख की ओर हो। इसका सिद्धांत क्या काम करेगा? सिद्धांत बिल्कुल सिंपल सा है कि जो ये वस्तु होती है हमारी ए बी, ये अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस से दूर होनी चाहिए। दूर होगी तो इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। फिर हम दंड चक्कर प्रक्रम से इस लेंस को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि ये जो ए डैश बी डैश की स्थिति है इसके प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस एफ ई के बीच में बने, ताकि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसका सिद्धांत क्या लिखना है कि वस्तु ए बी, जो वस्तु हमारी ए बी को अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस से दूर रखने पर इसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ डैश व मुख्य फोकस एफ ई के मध्य बनता है। ये बात मैंने लिख ली कि ए बी का जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के ओ डैश और एफ ई के बीच बनेगा, जिसका अंतिम काल्पनिक सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? ये जो दूरी है आपकी यहां से, ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, डी से लिखते हैं हम इसको, माइनस का डी। ये अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति को प्रदर्शित करता है, माइनस डी स्पष्ट न्यूनतम दूरी। और इस पूरी प्रक्रिया को किस में करेंगे हम? एक धातु की बेलनाकार नली के द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा। एक ऐसी बेलनाकार नली लेंगे, एक लेंस इधर है एक इधर है, ये नली आगे पीछे खिसक सकती है, जिसके आधार पर हम इसका समायोजन करते हैं। तो हम ये शब्द भी लिख सकते हैं कि यहाँ लेंसों का समायोजन यानी मुख्य फोकस को जो एडजस्ट करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि उस विधि का नाम है रैक एंड पिनियन मेथड। रैक एंड पिनियन मेथड की सहायता से हम इस का समायोजन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आवर्धन क्षमता का क्वेश्चन पूछा जाता है। आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आवर्धन क्षमता होती क्या है। जब इसका पता होगा आवर्धन क्षमता का तो हम आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। तो एम का जो सूत्र होता है वो होता है अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब का मानव आंख पर बना कोण, मानव आंख पर बना कोण, बना कोण, जिसको हम बीटा से लिखते हैं, डिवाइडेड बाई भाग में वस्तु का आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण कब? जब वस्तु
स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर हो, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर हो, और इस कोण को लिखते हैं अल्फा से। इस कोण का नाम होता है अल्फा। ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अंतिम प्रतिबिंब का मानव आंख पर बना कोण, देखिए अंतिम प्रतिबिंब कौन है हमारा, ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये है अंतिम प्रतिबिंब। मानव आंख कहां हमारी, इस पॉइंट पे ओ डैश पे हमारी मानव आंख है। दिखने में यहां बनी हुई है, लेकिन जब हम दूरदर्शी या जो हमारा सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जब इनको देखते हैं तो हम ऐसे आंख के बिल्कुल पास लेके जाते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि आंख की स्थिति ओ डैश पे है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब मानव आंख पे जो कोण बनाएगा, ये वाला जो कोण है, ये कोण बीटा होता है हमारा। इस कोण का नाम है बीटा। अल्फा कोण क्या होगा, ये अल्फा कोण भी समझ लिए, वस्तु का आंख पर बना कोण। ये वस्तु है हमारी ए बी, ये आंख पे कोण बनाएगी, यानी ओ डैश के साथ कोण बनाएगी। कब, जब वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे हो, यानी ये वस्तु थोड़ी सी इस बिंदु के ऊपर लेके आएंगे हम, यहां इसका नाम रख दिया मैंने की, थोड़ा सा इस ए डबल डैश बी डबल डैश की स्थिति के ऊपर रखना है इसको। और ये जो आंख पे कोण बनाएगी अब ऐसे, यहां जो कोण बनेगा ये वाला, ये हो गया आपका अल्फा कोण। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि अल्फा कहां बनेगा और बीटा कहां बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि m जो है हमारा वो हो गया अल्फा बीटा बटे अल्फा, सॉरी बीटा बटे अल्फा। और कोण बहुत छोटे होते हैं तो tan बीटा और tan अल्फा में लिख देंगे इसको। यहां कारण लिखेंगे कि कोण बहुत छोटे हैं, और जब कोण छोटे होते हैं उस समय आपका जो अल्फा है वो tan अल्फा, बीटा है वो tan बीटा हो जाएगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन हम कह सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा आवर्धन क्षमता है, मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे। मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा और आप देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। कई किताबों में क्या होता है कि किताबें इसको अच्छे से प्रदर्शित नहीं करती, वहां अल्फा कोण बना के नहीं दिखाया जाता, अलग से एक त्रिभुज बना के और उसमें इस कोण को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ अल्फा और बीटा से कैसे आवर्धन क्षमता निकालेंगे, ये हम बनाने की कोशिश यहाँ करेंगे और आप इसको समझेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, जो हमने फॉर्मूला बना दिया, मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूं कि m का जो फॉर्मूला बनाया हमने tan बीटा अपॉन tan अल्फा है। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया हमने। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन बनी तो हम चित्र का प्रयोग करेंगे कि चित्र से हम tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना कौन सी त्रिभुज, ए डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश में आप त्रिभुज यहां से देख सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश और ओ डैश। कौन बना है इसमें, बीटा। तो यहां से हम tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan बीटा का मान हो जाएगा, आप सब जानते हैं कि tan बीटा होता है परपेंडिकुलर टू बेस, यानी लंब बटे आधार। और लंब होता है कोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। तो बीटा कोण यहाँ है तो इसके सामने भुजा कौन सी है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये तो हो गया आपका ए डबल डैश बी डबल डैश, ये तो हो गया लंब। और आधार होता है ये छोटी भुजा, तो ये है बी डबल डैश ओ डैश। इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज ले लेंगे हम। इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये के वाली लेनी है। जो मैंने ये आगे एक बिंदु बनाया है, यहां जहां हमने शिफ्ट किया, ये के बिंदु है, के से लेना है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा के, त्रिभुज का नाम हो गया के बी डबल डैश ओ डैश में। अब देखिए त्रिभुज कैसे है, ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाई है, के बी डबल डैश ओ डबल डैश, ये अल्फा कोण है। इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका लंब हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू होगी के बी डबल डैश और आधार हो गया बी डबल डैश से ओ डबल डैश, बी डबल डैश ओ डैश। अगर यहां ध्यान से देखो
के बी डबल डैश की जितनी ऊंचाई है ए बी की भी उतनी ही ऊंचाई है, तो के बी डबल डैश को ए बी रख सकते हैं हम, बी डबल डैश ओ डैश। ये दोनों इक्वेशन समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो समीकरण 1 में मान रखने पर अगर इस समीकरण में tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू रख दें तो हमारा इक्वेशन m बराबर बन जाएगा। पहले रखो tan बीटा की वैल्यू ये रही, a डबल डैश b डबल डैश बटे हुए b डबल डैश o डैश डिवाइडेड बाई, फिर ये रख दो tan अल्फा की वैल्यू a b बटे हुए b डबल डैश o डैश। जैसे इनको रखोगे तो आप पाएंगे कि ये बी डबल डैश और ये बी डबल डैश ओ डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे और m की वैल्यू आपकी बनेगी a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। यहां तक आने के बाद हम सब जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होती है m होता है हमारा, इसका की परिभाषा एक तरीके से ये होती है जिसको रेखीय मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन क्षमता बोलते हैं, कि प्रतिबिंब का आकार बटे हुए वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश तो ये प्रतिबिंब हो गया, ए बी ये वस्तु होगी, एक बीच में भी है हमारे ए डैश बी डैश, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ये है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको ए डैश बी डैश से गुणा कर दें, ए डैश बी डैश से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या बन जाएगा, m बराबर है, अब ए डबल डैश बी डबल डैश, एक तो ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको के साथ तो ये ले लो ए डैश बी डैश गुणा में ए डैश बी डैश ऊपर है ही हमारा और इसके साथ हम ए बी को एडजस्ट कर देंगे। अब बिल्कुल स्पष्ट बात होगी, अगर आप देखें ध्यान से कि एक लेंस ये है एक लेंस ये है, तो दोनों लेंसों के लिए आप नोट करके देखें कि ये जो वैल्यू बनेगी आपकी ए डबल डैश बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब है और ए डैश बी डैश इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम इसने किया था, तो प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता। हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को 2 नंबर कह दो, हम जानते हैं कि अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता जिसको हम बोलेंगे MO, अभिदर्शक का O का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, क्या होती है, प्रतिबिंब। देखिए ये हमारा अभिदर्शक लेंस है, इसके लिए वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब का आकार बटे हुए वस्तु का आकार। और दूसरा है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, ME से लिख दो इसको, ये क्या हो जाएगी, नेत्रिका लेंस ये है, इस लेंस के लिए वस्तु का काम किसने किया, ए डैश बी डैश ने, और प्रतिबिंब का काम किया ए डबल डैश, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे हुए ए डैश बी डैश। ये दोनों वैल्यू हमें पता लग गया कि इन लेंसों की आवर्धन क्षमताएं हैं। अगर ये दोनों वैल्यू समीकरण 2 में रख दी जाएं, समीकरण 2 में रखने पर, अगर मैं समीकरण 2 में रख दूं तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई, m बराबर है ME गुणा में MO। एक नई बात तो यहां से क्या समझ में आती है कि संयोजन में जब हम दो लेंसों को संयोजित कर दें, कंबाइंड कर दें, तो परिणामी आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। एक तो ये बात समझ में आती है यहां से, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात की थी, दो लेंसों के संयोजन में उनकी पावर यानी शक्ति की, लेंस की शक्ति की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि लेंस की शक्ति जोड़ी जाती है, लेकिन आवर्धन क्षमताएं क्या की गई हैं, गुणा की गई हैं। एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां बन सकता है कंपटीशन में,
मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा इसके कि कैसा बन सकता है कंपटीशन में, और हम वैसे भी इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, तब आपको मैं समझा दूंगा कि ये कैसे प्रयोग होगा। अब मान लीजिए दो लेंस दे रखे थे, मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि मान लीजिए इस लेंस की जो m दे रखी है वो 2 है, और इस लेंस की जो है वो 3 दे रखी है। ये दोनों की आवर्धन क्षमताएं दे रखी है। दो क्वेश्चन बन जाए कि इस पूरे यंत्र की परिणामी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो क्या हो जाएगी, गुणा होती है आवर्धन क्षमता 2 × 3, कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए पावर शक्ति दे रखी होती तो शक्ति संयोजन के दौरान जोड़ दी जाती है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब मैं आगे चलता हूं इससे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का है, तो मैं इसकी आवर्धन क्षमता को ज्ञात करूंगा। तो ये जो समीकरण 2 है ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो समीकरण 2 क्या आया है हमारा, उसी का हम प्रयोग करेंगे। समीकरण 2 में हमने पाया कि m जो आया है वो a-b' अपॉन ab था, गुणा में a"b" अपॉन a'(b'। ये मैंने समीकरण 2 बनाया था। हमारा उद्देश्य क्या है कि ये a'-b' है जो ये ऊंचाइयां हैं, हम मुख्य अक्ष से दूरियां मापेंगे, तो मुख्य अक्ष पे इन दूरियों को इनके बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फिर त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे। तो हम त्रिभुज लेते हैं कि चित्र से, क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है कि ये वस्तु है आपकी, वस्तु से इस लेंस की जो दूरी है, और ये वस्तु है तो इसको u से लिखेंगे, UO माइनस का। ये प्रतिबिंब बना हुआ हमारा यहाँ पे, और इस लेंस से इस प्रतिबिंब की जो दूरी बनेगी वो VO बनेगी। किसकी दूरी होती है, प्रतिबिंब की इस अभिदर्शक लेंस से दूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये जो a'-b' है, इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, तो यहाँ जो दूरी होगी इससे, ये वस्तु की दूरी होगी इसके लिए, इसलिए -UE लिखी जाएगी, और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी -D है। तो हमें जब इनकी दूरियों का पता है, और जब भी सूत्र बनाए जाते हैं कोई भी, तो उनकी दूरी में बनाए जाते हैं, तो हम चित्र का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज a'-b'-o' व त्रिभुज a'-b'-o' समरूप हैं, समरूप हैं। हमने दो त्रिभुज ली हैं, कौन सी a'-b'-o', और दूसरी है a'-b'-o'। मैं यहां बना के दिखा देता हूं, अगर डायग्राम में नहीं दिखाई दे रही हो तो। ऐसे मैंने दो त्रिभुज ली हैं, ये a', ये b', ये o', और यहाँ है a'-b', इस तरीके की। समरूप कैसे हैं, ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण भी 90 का, और ये कोण बीटा है दोनों के लिए, तो एक कोण तो 90 हो गए बराबर, और एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये त्रिभुज कैसी हो जाएंगी, समरूप त्रिभुज हो जाएंगी। और समरूप त्रिभुज के केस में हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान रहता है। तो ये बटे ये भुजा, तो हम इसमें लिख देंगे a'-b' अपॉन AB, यानी a'-b' बराबर है। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर है, तो इन भुजाओं का भी अनुपात बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगी, b'-o' बटे हुए ये भुजा होगी b'-o', और यहां लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये थ्योरम हमने लगा दिया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसी प्रकार हम दूसरी त्रिभुज ले लेंगे। इसी प्रकार हम त्रिभुज कौन सी लेंगे, a'-b'-o व a'-b'-o समरूप हैं। ये दो त्रिभुज ले ली हमने। अब देखिए चित्र से बनाता हूं मैं, ये A है, ये B है, ये O है।
ये ए डैश, ये बी डैश है। यानी इस तरीके से हमने, ये ओ बिंदु है, ये वस्तु है ए बी, और इसका प्रतिबिंब इधर बना है ए डैश बी डैश। ऐसे त्रिभुज है, मैंने ये अलग से बना दी, ये रही ए बी ओ और ओ बी डैश ए डैश, ये वाली त्रिभुज। तो अब आप देखोगे ये और ये कोण तो क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है दोनों में, ये भी समान हो गए। एक कोण ये बराबर हो गए, ये कोण हो गए। कोण कोण समरूपता, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में अनुपात में बराबर होंगी। तो क्या लिख देंगे हम यहां लिख देंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बटे हुए, यानी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात। अब ये भुजा हो जाएगी बी डैश से ओ, बी डैश से ओ अपॉन ये हो जाएगी बी से ओ, इसको मैं हटा देता हूं, बी ओ। ये हमारी दो चीजें बन गई। इसके लिए भी यही बात लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समान होता है। ये हम यहां लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखें। देखिए m बराबर है, क्या हो जाएगा, m बराबर है, ये है हमारा a डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हमारा a डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू तो क्या रख देंगे, b डैश o अपॉन बी ओ गुणा में, दूसरी है a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये रहा हमारे पास a डबल डैश बी डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, b डबल डैश o डैश अपॉन बी डैश ओ डैश। जैसे ये मान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। तो कैसे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, ये दूरियां मापेंगे। देखिए बी से ओ, बी से ओ की दूरी है यूओ, वो भी माइनस का, क्योंकि नेत्रिका सॉरी अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। दूसरा आ गया बी डैश ओ, बी डैश ओ है, यहां से ये दूरी है वी ओ, ये भी अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। फिर आ गया हमारा बी डैश ओ डैश, बी डैश ओ डैश कौन सा हो गया, ये बी डैश ये ओ डैश, यानी नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु की दूरी है, ये लिखी जाएगी माइनस यू ई। और लास्ट आएगी बी डबल डैश ओ डैश, ये अंतिम दूरी है यहाँ बी डबल डैश से ओ डैश, यानी नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी ये होगी माइनस डी। ये चिन्ह परिपाटी ले ली हमने, जो माइनस के आए वो माइनस के, जो प्लस के आए वो प्लस के। अब इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 कह सकते हैं हम लोग, और समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, जब आप समीकरण 3 में इसका मान रखोगे, तो समीकरण 3 में मान रखते ही आपका क्वेश्चन बनेगा, यहां लिख दूंगा मैं कि समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, और जब समीकरण 3 में मान रखोगे तो m बराबर है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह है हमारा b डैश o, b डैश o की वैल्यू है v नोट, ये तो आ गया v0 डिवाइडेड बाई बी ओ की वैल्यू है ये रही माइनस का यू ओ, ब्रैकेट आ जाएगी यानी गुणा का चिन्ह है। फिर आ गया बी डबल डैश, ये है बी डबल डैश ओ डैश, बी डबल डैश ओ डैश की वैल्यू है माइनस का डी, और ये है बी डैश ओ डैश की वैल्यू है माइनस यू ई। ये हमने वैल्यू रख दी। जैसे ही ये वैल्यू रखी चिन्ह परिपाटी से, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का वी ओ यू ओ ब्रैकेट में डी बटे यू ई। ये हमारी आवर्धन समता है, जिसको हमने समीकरण 4 नाम दे दिया।
जब भी आपसे पूछे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो आप इस प्रकार यहां तक ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में ये काम नहीं आएगा। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ऐसे दिए मिलेंगे कि यदि प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बनता हो। दूसरी शर्त हो सकती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें दोनों अवस्थाओं के लिए। इसके मैं स्पेशल केस बना देता हूं, जिनको हम विशेष अवस्था बोलते हैं। विशेष अवस्था, विशेष अवस्था। विशेष अवस्था का मतलब हो गया कि दो स्थितियां हम बनाएंगे। देखिए कैसे हम विशेष अवस्था पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। जो समीकरण हमारा 4 है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। समीकरण 4 है हमारा, m बराबर है माइनस vo uo यानी v0 u0 d अपॉन ue। ये हमारा समीकरण 4 है। तो विशेष अवस्था में पहले स्थिति लिखें। स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बने तो कैसी स्थिति बनेगी? देखिए, इसका मतलब हो गया v की वैल्यू है वो आपकी बनेगी माइनस डी, और वस्तु की दूरी जो बनेगी, वस्तु की दूरी वो होगी माइनस का यू ई, या माइनस यू ई कह सकते हो, क्योंकि ये दूरी की बात करता है वस्तु की। नेत्रिका लेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो नेत्रिका लेंस के लिए लेंस उत्तर, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस उत्तर लगा देंगे। लेंस उत्तर होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस उत्तर होता है हमारा, और इसमें वैल्यू रखनी है। v की वैल्यू तो कितनी होगी? 1/ माइनस का d, और u की वैल्यू होगी माइनस ue, और फोकस दूरी होगी 1/fe। जब इसको रीअरेंज करेंगे, ये हो गया माइनस 1/d, ये माइनस माइनस प्लस 1/ue, और ये हो गया 1/fe। दोनों तरफ d से गुणा करते हैं। गुणा करने पर इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? d खत्म हो जाएगा हमारा। d से गुणा करो इसको, ये तो हो गया माइनस का 1, ये हो गया d/ue, और ये हो गया d/fe। इस एक माइनस का है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारा d/ue बराबर है 1 + d/fe। इसको उठा के कहां रखना हमने? समीकरण 4 में। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, जब आप समीकरण 4 में मान रखेंगे तो आपकी आवर्धन क्षमता जो बनेगी, मैं यहां लिख देता हूं, m का मान जो बनेगा माइनस v0/u0 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट में d/ue की वैल्यू क्या होगी? 1 + d/fe। न्यूमेरिकल आ जाए और ऐसी स्थिति दे रखी हो कि अंतिम प्रतिबिंब, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, m बराबर है माइनस v/u इंटू 1 + d/fe। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि vo ये है अभिदर्शक लेंस से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, ये है अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, डी स्पष्ट न्यूनतम दूरी, सामान्य इसकी वैल्यू 25 होती है, 25 सेंटीमीटर, और एफ ई है उस की फोकस दूरी। ये हमारा पहला केस है। कब है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता हो। दूसरा केस क्या हो सकता है? मैं स्थिति 2 की बात करता हूं। जब न्यूनतम, जो एक केस ये हो गया हमारा,
अब मैं दूसरे केस में इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं और ध्यान देंगे कि क्या अंतर रहेगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है, स्थिति नंबर 2, कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। कहां बने? अनंत पर बने। अनंत पर बने तो इसका मतलब हो गया v की वैल्यू अनंत है, तो उस समय वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी माइनस यू ई की वैल्यू क्या बनेगी? लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र हमने पढ़ा है, माइनस यू इज इक्वल टू 1/f होता है, ये होता है लेंस सूत्र। वैल्यू रखो तो ये तो हो गया अनंत, ये हो गया माइनस यू ई और ये हो गया एफ ई। 1 बटा अनंत होता है हमारा 0, तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया 1 बटा यू ई और ये हो गया 1 बटा एफ ई। या ये कह सकते हो कि यू ई की वैल्यू एफ ई के बराबर है। और इसको कहां रख दें? समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखने पर तो m क्या बन जाएगा? अब ध्यान देना है, समीकरण 4 में जब मान रखोगे तो m की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस वी नोट अपॉन यू नोट या वी ओ अपॉन यू ओ और डी बटे एफ ई, ये वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि 2 फॉर्मूले बनेंगे हमारे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो फॉर्मूला ये रहेगा डी अपॉन एफ ई वाला, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बने तो यह 1 प्लस डी अपॉन एफ ई बनेगा। यह हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, जिसको हमने काफी कोशिश की है अच्छे से इसका डेरिवेशन समझाने की। ये डायग्राम है इसका, इसको अच्छे से समझना। अब बात चलती है इसकी कि इसकी आवर्धन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता देखोगे m एफ ई पे निर्भर करती है, यानी जो नेत्रिका लेंस है इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इस फोकस दूरी को कम कर दो तो m की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और हम इसके उपयोग क्या है मैंने बता दिया कि इसका उपयोग बहुत जो छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं एक न्यूमेरिकल बता देता हूं इससे संबंधित कि कैसा न्यूमेरिकल बनता है, और देखिए।